Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss about monopoly. लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इसका दूसरा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि मोनोपली क्या होती है. मोनोपली इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट इन विच देयर इज़ ओनली वन सेलर एंड द नंबर ऑफ बायर्स आर अनलिमिटेड. While in a perfect competition, firm is a price taker and monopoly firms is a price maker. अगर हम perfect competition की बात करें तो वो जो फर्म होती है प्राइस टेकर होती है, उसको जितनी प्राइस बायर देगा उसको उतनी लेनी होगी. लेकिन जो मोनोपली है, मोनोपली की फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है. वो अपनी मर्ज़ी से चार्ज करती है अमाउंट, क्योंकि उसे पता है. उसके अलावा उस मोनोपली फर्म के लिए आपको एग्जांपल मैंने दी थी वापडा की. वापडा इज़ द ओनली फर्म दैट प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी. तो वापडा की मर्ज़ी है कि वो कितने यूनिट हमसे चार्ज करता है, इसलिए जो प्राइस मेकर है वो उसको कंसीडर किया जाएगा. हमें उसको पे करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास और कोई सोर्स नहीं जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकें. ठीक है. मोनोपली के लिए कुछ कंडीशंस हैं. एक तो यहाँ पे आपके पास सोल सेलर ऑफ प्रोडक्ट होता है. आपके पास वो जो चीज़ आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वहाँ वो आपको सिर्फ एक ही पर्सन से मिल सकती है. ठीक है. वो उसका कोई सब्सिट्यूट मार्केट में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. सेकंड पॉइंट आपका कवर हो गया. इट्स प्रोडक्ट डज नॉट हैव क्लोज सब्सिट्यूट. सब्सिट्यूट मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक कोक और पेप्सी. अगर हमें कोक अवेलेबल नहीं है तो हम पेप्सी यूटिलाइज़ कर लें. ठीक है. लेकिन हमारे पास अगर हम मोनोपली की फर्म की बात करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिसका कोई मार्केट में सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता. जस्ट लाइक वापडा का मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है. देयर आर बैरियर्स टू एंटर. अगर वापडा है तो वापडा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है तो इसके अलावा कोई कॉमन पर्सन या गवर्नमेंट या कोई भी और अदारा इंटरफेयर नहीं कर सकता. ठीक है. वहाँ पे आपके पास बैरियर है एंट्री पे. कोई भी मार्केट में एंटर नहीं हो सकता जब तक वापडा खुद उसकी परमिशन ना दे दे. और ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर मोनोपलिस्ट फर्म कभी भी दूसरी मार्केट को परमिशन नहीं देती मार्केट में एंटर होने की, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो वो खुद प्राइस मेकर नहीं रहेंगी, वो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगी. पूरी की पूरी मार्केट की वर्थ चेंज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है कि वाई मोनोपलीज अराइज. मोनोपलीज क्यों राइज होती हैं. ठीक है. एक तो इसमें आपके पास बेसिक कॉज तो ये होती है, बैरियर टू एंट्री होती है. जब एक बंदा है वो एक काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा वो काम नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उसकी मोनोपली क्रिएट हो जाती है. उसके पास एक पावर आ जाती है. ऑटोमेटिकली उसके पास ऐसी पावर जनरेट हो जाती है कि वो प्राइस मेकर बन जाता है. अपनी मर्ज़ी से वो प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज कर रहा होता है और किसी को अलाउ नहीं करता कि वो मार्केट में आए. बैरियर टू एंट्री के हमारे पास 3 मेजर सोर्सेज हैं. कौन कौन से जो रीज़न्स हैं जिनके बिहाफ पे कौन सी रीज़न्स हैं जिनके बिहाफ पे जो मोनोपलिस्ट है वो प्रोडिक्ट कर देता है कि ये जो दूसरे लोग हैं मार्केट में एंटर नहीं हो सकते. एक तो फर्स्ट हमारे पास बेसिक रीज़न आती है वो है नॉलेज की. परफेक्ट नॉलेज दूसरे लोगों के पास नहीं होती उस प्रोडक्ट की. जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हर पर्सन को नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है. ठीक है. सेकंड, हमारे पास गवर्नमेंट लाइसेंस और पेटेंट राइट्स नहीं होते. गवर्नमेंट लाइसेंस के जैसे कि हम ड्राइविंग वगैरह सीखते हैं तो हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है, एक परमिशन लेटर चाहिए होता है कि हम इस काम को करने की अहलियत रखते हैं, हम इस काम को कर सकते हैं. ठीक है. तो सेकंड जो बैरियर हमारे पास आता है, हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलता, इसलिए भी हम जो है मोनोपलिस्ट फॉर्म में एंटर नहीं हो सकते. सेकंड वन इज़ पेटेंट राइट. पेटेंट राइट होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड मार्कर्स पे भी और अक्सर चीज़ों पे लाइंस लगी होती हैं, कोड बार होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, वो हर चीज़ का एक कोड बार होता है. ठीक है. पेटेंट राइट्स उसके अंदर मेंशन होते हैं कि ये जो चीज़ है ये इसका मालिक कौन है, ये प्रॉपर्टी किसकी है और इसको कोई और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है. गवर्नमेंट लाइसेंस जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म को ही दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सके. गवर्नमेंट लाइसेंस सब फॉर्म्स को देना शुरू कर देगी, इसमें गवर्नमेंट को भी लॉस बेयर करना पड़ता है. और पेटेंट का मैंने आपको बता दिया है, उसमें आपके पास होता है हु इन्वेंट्स एनी न्यू और यूजफुल प्रोडक्ट के. पेटेंट राइट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक गुडविल. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस में, तो गुडविल क्या है कि एक बंदे की उसके बिज़नेस की रेपुटेशन क्या है. जब उसके बिज़नेस की रेपुटेशन बन जाती है तो वो दूसरा पर्सन जो है उसके नाम से वो ब्रांच यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है. वही ब्रांच ओपन करने के लिए हमें उसका नाम लेने के लिए हमें उसके पेटेंट राइट्स खरीदने पड़ते हैं और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने के सेल करता है. मोस्टली इसका जो प्रोसीजर ये होता है कि एक तो एडवांस पेमेंट आपको करनी होती है और उसके अलावा एनुअल भी आप उसको चार्जेस पे करते रहते हो. थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो है आपके पास सिंगल प्रोड्यूसर जो है एफिशिएंट होता है उसको मैनेज करने में एज़ कम्पेयर टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर.
अब लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं। लेट्स सपोज आप भी एक पेन बना रहे हो, मैं भी वही क्वालिटी का पेन बना रही हूँ, तो हमें आपस में डिस्प्यूट रहेगा आपको के चार्जेस हम लोगों ने क्या लेने हैं, और हमें एक ही चार्जेस के ऊपर एग्री करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ कम प्राइस में बेचोगे तो डेफिनेटली आपकी ज़्यादा सेल होंगी, मुझे लॉस हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा कम प्राइस में बेचूँगी तो मुझे लॉस होगा, इसलिए हमें एक प्राइस के ऊपर एग्री होना पड़ता है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल प्रोड्यूसर है, उसकी मर्ज़ी है, वो जितना मर्ज़ी चार्ज करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोपोली के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मोनोपोली का जो फर्स्ट मेन रिसोर्स आता है हमारे पास कि उसकी की ओनरशिप होती है। मार्केट में कोई भी उसकी मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो है मोनोपोली क्रिएट करती है, तो इसकी जो आप उसकी जस्टिफिकेशन में हम कहेंगे गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है एंट्री को एक सिंगल प्रोड्यूसर को, क्योंकि जब एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा तो वो सर्टेन मार्केट के प्राइजेस को हिट करता है, और जब प्राइजेस हिट होती हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होती है, जो कि गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। पेटेंट और कॉपीराइट्स जो होते हैं वो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कंसीडर की जाएंगी हमारे पास कि गवर्नमेंट कैसे मोनोपोली को क्रिएट कर रही है पब्लिक सर्विस के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री जो है नेचुरल मोनोपोली में कब आती है। नेचुरल मोनोपोली हमारे पास इस तरह से क्रिएट होती है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास 3 मार्केट थी जो कि आटा प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, 2 मार्केट्स में कुछ हर्डल आ गया, कुछ फ्लक्चुएशन आ गई, या उनकी कुछ मशीनरी ख़राब होगी, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड आपके पास फर्म होगी वो ऑटोमेटिकली मोनोपोली के अंदर एंटर हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे नेचुरल मोनोपोली है, जो कि नेचुरल मोनोपोली हमारे पास सर्कमस्टांसिस की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के जितने भी इश्यूज़ होंगे जिनकी वजह से मार्केट्स जो हैं फर्म्स जो हैं बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो फर्म काम कर रही होगी वो ऑटोमेटिकली मोनोपोली की टाइप में कंसीडर की जाएगी, उसको हम नेचुरल मोनोपोली कहेंगे। नेचुरल मोनोपोली जो होती है वो राइज होती है हमारे पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में। ठीक है, जब हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मैंने आपको बताया थे 3 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कांस्टेंट होता है जितना आप इनपुट लगा रहे होते हो उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा होता है, जबकि इंक्रीजिंग में इनपुट आपका अगर 2 लग रहा है तो आउटपुट आपको 4 मिल रहा है, आपको डबल प्रॉफिट हो रहा होता है। और इसी तरह डिक्रीजिंग की बात करें तो जब आप इनपुट 2 लगा रहे हो तो आपको आउटपुट हाफ मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, तो आपको लॉस बियर करना पड़ रहा होता है। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो होती हैं मोनोपोली में कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे आप देखो कॉस्ट लोगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है यहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये देखो यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये देखो पहले कॉस्ट हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे थी हमारे पास कॉस्ट, ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे थी। अब हमारे पास कॉस्ट बढ़ी है तो क्वांटिटी कम हो गई है। तो जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाती हैं उनकी मिकदार कम होती जाती है। ठीक है, डिमांड जो डिमांड की स्लोप होती है वो भी ऐसी ही होती है, डिमांड लाफ डिमांड की। तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव स्लोप है। देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। डिमांड और रेवेन्यू के दरमियान में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू कहेंगे हमारी आमदनी जितनी हम जनरेट कर रहे हैं, और डिमांड का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई सिंगल फर्म इंडस्ट्री जो है अपना डिमांड कर्व देखना चाह रही है तो वो क्या करेगी, वो अपना डिमांड कर्व जो है बाकी फर्म्स के साथ कंपेयर करेगी, और उसका डिमांड कर्व कैसे आएगा, नेगेटिव स्लोप। जैसे भी हम लोगों ने पीछे डायग्राम में देखा है नेगेटिव स्लोप बनेगा। जैसे अगर प्राइसेस हाई करेगी प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। तो डिमांड इक्वेशन जो है हमारे पास बनेगी x इक्वल्स टू बी नॉट, ये नॉट स्मॉल है, ठीक है, ये नीचे इसकी पावर में आएगा, यहाँ पे नहीं एक्सेल में आ जाएगा ये, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट है, B1 आपके पास स्लोप है, और P प्राइस है। यहाँ पे हम बता रहे हैं आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आउटपुट इफेक्ट होता है। अगर प्राइस बढ़ रही होती है तो आउटपुट कम हो जाता है, और आउटपुट प्राइस कम हो तो आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है कैटरस पेरिबस। कैटरस पेरिबस का मतलब होता है कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, कि हम लोगों ने बाकी चीज़ों को नहीं चेंज करना। यहाँ पे सिर्फ हम प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इनकम, टेस्ट, प्राइस और कोई फैक्टर आता है अदर देन प्राइस, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसका टेस्ट है कि उसने पिज़्ज़ा खाना ही खाना है, ठीक है, तो वो जितना मर्ज़ी पिज़्ज़ा की प्राइस हाई हो जाए, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके जो आउटपुट है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने प्राइस के अलावा अदर जितनी भी हमारी चॉइसेस हैं, इनकम है, उन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया, और कांस्टेंट करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कैटरस पेरिबस कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो डिमांड है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन जो हमारे पास फैक्टर होगा वो डिमांड को शिफ्ट। नेक्स्ट हेयर यू कैन सी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड डिमांड रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है? एवरेज रेवेन्यू जो आप एवरेज इंक्रीज़ आपके पास हो रहा है आपकी इनकम में, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू जब आप आउटपुट भी इंक्रीज़ करते हो वो इंक्रीज़ आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। आउटपुट इंक्रीज़ आपके पास इनपुट इंक्रीज़ करने से जो आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा हो तो उसको आप मार्जिनल रेवेन्यू कहते हो। पर यहाँ पे आपको इनपुट इंक्रीज़ नहीं करना पड़ रहा, आप डायरेक्टली क्या करते हो, अपनी प्राइजेस को हाई करते हो। जब प्राइजेस हाई होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास रेवेन्यू मोर ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मोर जनरेशन ऑफ एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे इसको नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर दी हुई है, ठीक है। वाटर क्या है? 0 गैलन्स, 1 गैलन, 2 गैलन। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे फ़िल्टर वाटर की, ठीक है। उनकी प्राइजेस क्या है? डॉलर्स में गिवन है 11, 10। प्राइजेस डिक्रीज़ होती जा रही है हमारे पास। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है प्राइजेस डिक्रीज़ हो रही हैं। देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइजेस। नेक्स्ट इज़ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू हमारे पास टोटल मुनाफा कितना हो रहा है फर्म से, तो उसमें हम देखेंगे कि हम लोग अपनी प्राइजेस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 11 ज़ा 0, 10 1 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 24 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप पता लग रही है टोटल रेवेन्यू की। अगर आप किसी भी चीज़ का मुनाफा निकालना चाहते हो तो आप देखोगे कि आप कितनी चीज़ें बेच रहे हो और कितनी प्राइजेस पे बेच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास कैसे निकलेगा? हम टी आर को क्यू पे डिवाइड करेंगे। वेयर इज़ टी आर? हेयर इज़ टी आर एंड हेयर इज़ क्यू। 0 डिवाइड बाई 0 वी गेन 0। अगेन टी आर 10 है, 10 डिवाइड बाई 1 10, 18 डिवाइड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है तो सेम टोटल टी आर डिवाइड बाई क्यू, बट हेयर यू कैन सी द सिंबल ऑफ ट्रायंगल। हेयर द ट्रायंगल इज़ डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज। हम देखेंगे कितना चेंज आता है टी आर में, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे क्यू के चेंज से। अगर हम क्यू क्वांटिटी का चेंज देखें तो यहाँ पर तो ए 1 1 का ही चेंज आ रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो अफेक्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज 5 डिवाइड बाई 1 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम चेंज बेसिकली देख रहे हैं टी आर का। टी आर में कितना चेंज आ रहा है? अब फर्स्ट था 0, 0 से ऊपर भी 0 ही होगा, तो मतलब फर्स्ट वन 0 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 माइनस 0, ठीक है। 10 माइनस 0 10, 9 माइनस 10, सॉरी हेयर इज़ टोटल रेवेन्यू। 10 माइनस 10 0, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 4। By this method you can by this method or by this calculation you can abstract the value of marginal revenue. नेक्स्ट हम देखेंगे डिमांड का परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है और मोनोपोली में कैसा होता है। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट। अगर ज़्यादा बेचने वाले हैं तो उनको सबको एक ही प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेचना होगा। तो हेयर यू कैन सी द प्राइस आर कांस्टेंट, प्राइजेस चेंज नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 5 प्राइस है तो क्वांटिटी हम जितनी मर्जी ले लें प्रोडक्ट की, क्वांटिटी यहाँ पे भी हो यहाँ हो जहाँ पे मर्जी क्वांटिटी हो, हमारे पास प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगी, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस डिमांड कर्व, मोनोपोलिस में क्या होता है, हमारे पास प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे डिमांड हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही है विद द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे जो एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्शन अपनी जो चीज़ की कंजप्शन है उसको ज़्यादा करता जाएगा, उसको उसके लिए पेएबल भी ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा पेएबल होगा। यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू जब मोनोपोलिस फर्म का कैसा होता है, वो लेस होता है देन द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। अब जो डिमांड का वो हमारे पास नेगेटिव स्लोप है, हम लोगों ने ये लास्ट फिगर में देख लिया है, डिमांड का विज नेगेटिव स्लोप इन द केस ऑफ मोनोपोलिस फर्म। नेक्स्ट यू सी दैट मोनोपोली में अगर आप मोनोपोली के केस में क्या होता है, अगर आप प्राइस किसी चीज़ की कम करते हो, ठीक है, तो आपका रेवेन्यू भी कम हो जाता है। अगर वापडा जो है यूनिट्स की प्राइस कम कर दे तो ओवरऑल उसका जो रेवेन्यू है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। देन प्रीवियसली यूनिट मतलब अगर उसने पहले एक यूनिट 10 रुपये में बेचा है, ठीक है, और अब वो प्राइस कम कर देता है तो उसका रेवेन्यू अब कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। नेक्स्ट इज
मोनोपली का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तो अभी हम लोगों ने पीछे डायग्राम में भी देखा है कि हम लोग अपने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। टू इफेक्ट्स देखेंगे हम लोग। एक तो आप लोग प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। सेकंड, आप देखोगे आपकी जो प्राइस होगी वो लोअर होती जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है आपके पास, आपका रेवेन्यू अफेक्ट होता जाता है। फर्म मोनोपलीज की जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम हम शॉर्ट रन में भी है और लॉन्ग रन में भी है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होगा, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म के लिए, जस्ट लाइक विद इन 1 ईयर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ज़्यादा अरसे के लिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मार्केट के इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को, ऐसी कंडीशन जहाँ पे मार्केट जो है कंफर्टेबल हो अपने काम करने के लिए, उसको ये ना लग रहा हो कि उसको लॉस हो रहा है, ना ही वो प्रॉफिट में जा रही हो। एक बैलेंस पॉइंट जो उसका कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला बैलेंस पॉइंट होगा कि उसके मार्जिनल कॉस्ट और उसका मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो। जितने वो पैसे लगा रही है, ठीक है, उतने पैसे उसको आ भी रहे हों, बैलेंस कंडीशन हो आपके पास। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं लागत को, जितने पैसे आपके पास प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं उतने ही आप गेन भी कर रहे हो, ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकंड जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम में लाने का मोनोपोलिस्ट फर्म को, ये है कि MC इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MC इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम आएगी, मैं आपको उसमें बताती हूँ, ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट डायग्राम, यस, हियर यू कैन सी दैट स्लोप ऑफ MC इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये पॉइंट जो आपके पास है इक्विलिब्रियम का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी कहा परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। प्राइस जो है हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ डिसाइड करनी पड़ती है, जबकि मोनोपोलीज में हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। देयर आर 2 फेजेस। अगर प्राइस और आउटपुट को जो आप सेट करोगे वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मोनोपोली है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पर आ रही है। 2 डिसीजंस हम यहाँ पर लेंगे जो कि हमें डाउनवर्ड स्लोप बता रहे होंगे। एक डाउनवर्ड स्लोप हमें बता रहा होगा कि प्राइजेस के बढ़ने से प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। सेकंड पॉइंट हमें बता रहा है कि MC और MR आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसकी कंडीशन कट करने की ये है कि MC जो है वो नीचे से MR को कट करेगा। लेट्स सपोज अगर MR ये ड्रॉ हुआ है तो MC ने इसको इसके बिल्कुल एज से, जो लास्ट इसका एज होगा, इसको वहाँ से कट डाउन करना है। और नेक्स्ट अगेन वही कंडीशंस हैं मोनोपोली की इक्विलिब्रियम में कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, जहाँ पे आपका MR इक्वल्स टू MC होगा। और परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास होता ये है कि प्राइस जो है हमारे पास कॉस्ट के बराबर होती है, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। सेकंड कंडीशन हम लोगों ने देखा कि MR रेवेन्यू आपके पास प्राइस से ज़्यादा होगा। प्राइस से ज़्यादा कैसे, जितना आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको रेवेन्यू आएगा, क्योंकि आप प्राइजेस हाई रख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोली। और मोनोपोली में हमेशा प्राइस मेकर प्राइजेस हाई रखता है इन ग्रीड ऑफ मोर रेवेन्यू। यहाँ पे प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए, मोनोपोली के प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए कि एक मोनोपोलिस्ट जो है वो कितना मुनाफा कमा रहा है, हमारे पास 3 सिचुएशन है, हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे सिंपल तो जो सिंपल फार्मूला हम लोग मैथ में भी यूज़ करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, जितने हमारे लगे हैं उसको माइनस कर देते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक पेन लिया है 10 रुपीज़, बेचा है 10 रुपीज़ का, ठीक है। 10 रुपीज़ का हमने पेन बेचा है, जबकि हमने उसको बनाया कितने था, 8 रुपीज़ का। तो हम 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड प्रॉफिट फाइंड आउट करने का है कि हम TR पे मतलब एवरेज रेवेन्यू को माइनस करेंगे, TC माइनस क्यूब से मतलब एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पे बात हो रही है एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट में से माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ, तभी आपको प्रॉफिट आ जाएगी और इन दोनों की प्रॉफिट सेम निकलेगी। नेक्स्ट इस प्राइस, जो प्राइस है उसको हम माइनस करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट में से, पहले माइनस करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्वांटिटी के साथ, उस केस में भी आपके पास प्रॉफिट निकल आएगी। 3 तरीके हैं मोनोपोली की प्रॉफिट फाइंड आउट करने के। यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मोनोपोली की प्राइजेस क्या हैं, यहाँ हाई है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट से प्राइजेस हाई हैं, प्राइस वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। प्राइजेस आपके पास हाई होंगे कॉस्ट से, जितने पैसे आप लगा रहे हो आप उससे ज़्यादा चार्ज करोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारा आपके पास क्या है, मोनोपोली का प्रॉफिट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो कंडीशन देखी उसमें हम लोगों ने पहले ग्राफ में देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू
और एवरेज रेवेन्यू मतलब ये डिमांड जो आपके पास एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन हम लोगों ने देखी कि मार्जिनल जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होगी वो आपस में एक दूसरे को कट डाउन कर रही होगी। तो ये दोनों लास्ट जो डायग्राम्स हैं उनको हमने एक पे ही बनाकर अपनी प्रॉफिट फाइंड आउट किया कि हमारे पास मोनोपोली की प्रॉफिट कहाँ पर आ रही है। ये न्यूमेरिकल है, ये इंशाल्लाह हम लोग क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय, नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टी प्लांट फॉर्म। मल्टी प्लांट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो कि प्रोडक्ट तो सेम बना रही होती है लेकिन उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके एक्सपेंडिचर डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, दो प्लांट हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। दोनों सेम चीज़ बना रहे हैं लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डिफरेंट है। तो मल्टी प्लांट में अगर हम बात करें, मल्टी प्लांट मोनोपोली से हमारे पास जो है दो डिसीजंस लेते हैं। पहला डिसीजन उसका ये होता है हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस ऑल टुगेदर एट व्हाट प्राइस टू सेल इट्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट। चीज़ें दोनों जगह पे सेम बन रही हैं लेकिन वहाँ पे जो है कॉस्ट डिफरेंट आ रही है, तो वहाँ पे सबसे पहले डिसाइड ये किया जाता है कि अब हमने इसको किस प्राइस पे सेल आउट करना है। सेकंड जो आपके पास है हाउ टू एलोकेट द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट बिटवीन टू प्लांट्स। तो दोनों प्लांट्स की हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास डिफरेंट नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राइस सेम चार्ज कर रहे हैं। जब प्राइस सेम चार्ज की जा रही होगी तो रेवेन्यू भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सेम ही आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो रही होगी दोनों से ही। कॉस्ट चेंज होगी पर प्राइसेस हमारे पास सेम होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली हमारे पास मोनोपोली होती है, ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट के जहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर होता है और एक ही बायर होता है। चीज़ को बनाने वाला भी एक है, मोनोपोलिस्ट भी एक है, और चीज़ को ख़रीदने वाला भी एक है, मोनोपोलिस्ट इसको कहेंगे, मोनोपोसोनिस्ट कहेंगे, ठीक है। मोनोपोसोनिस्ट भी हमारे पास एक ही है, एक ही बंदा उस चीज़ को बना रहा है और एक ही ख़रीद रहा है। लेट्स सपोज स्पेशल अगर आप किसी को ऑर्डर दे के कहो कि अगर हैंडमेड चीज़ की बात करें तो मुझे ये चीज़ आप बना दो, तो ठीक है, वो बनाने वाला भी वही है, उसको सिर्फ उसी को ही वो चीज़ बनाने आती है और ख़रीदनी भी आप नहीं है, सिर्फ आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये आपके पास जो होगी कंडीशन, ये बायलैटरल मोनोपोली होगी। इसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एक तो इसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो चीज़ आपको उसी से बनानी पड़ती है और आपने उसके अलावा आप किसी और से नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में कोई भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सोल प्रोड्यूसर होता है, सोल सेलर होता है, एक ही बनाने वाला होता है, एक ही बेचने वाला होता है। बायर ओनली वन बायर, मतलब ख़रीदने वाला भी आपके पास जस्ट एक ही होता है। नेक्स्ट आपके पास है मोनोपोलिस्ट, और मोनोपोलिस्ट जो होते हैं दोनों जो होते हैं मिलके जो है अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं। दोनों मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं कि देखो जो बनाने वाला एक है उसको पता है कि मेरे से ख़रीदना भी सिर्फ एक ही बंदे ने है, ठीक है, तो वो उसकी मर्ज़ी से ही प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। और बायर को भी यही पता होगा कि मैंने इसी सेलर से ख़रीदना है, इसके अलावा और मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो दोनों आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चीज़ को बेचते हैं ताकि उसको फ़ायदा भी हो जाए और दूसरे बंदे को नुकसान ना हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो प्राइसेस में आपस में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक पेन है, ठीक है, उस पेन को है पेन सेम क्वालिटी का, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस पेन को दो कस्टमर को बेच रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं हूँ, मैं आपको भी वो पेन बेच रही हूँ, अपनी सिस्टर को भी बेच रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम गुड है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको मैं डिफरेंट प्राइसेस पे बेच रही हूँ। अपनी सिस्टर को मैं सस्ता दे देती हूँ, आपको मैं एक्सपेंसिव दे रही हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के जो हम प्राइजेज़ में फ़र्क कर लेते हैं। प्राइजेज़ में फ़र्क कैसे कर लेते हैं, एक दुकानदार है, वो एक सूट जो है एक कस्टमर को अगर 1000 का दे रहा है तो दूसरे को वो कहेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा, ही ऐसा है वैसा है, उसको दूसरे को वो रेट बेचेगा, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मुराद है कि चीज़ सेम है पर आप उसको डिफरेंट प्राइजेस पे बेच रहे हो, ठीक है, वो आप डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होती हमारे पास कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि मोस्टली जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, उसको भी अवेयरनेस होती है चीज़ की कि चीज़ की प्राइजेस क्या जा रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट को भी चीज़ की क्वांटिटी का पता होता है और वो विलिंग होता है चीज़ को ख़रीदने के लिए, और जो कस्टमर है वो भी डिफरेंट प्राइसेस पे ख़रीदने को विलिंग होता है। अगर देखो मैंने आपको पेन की एग्जांपल दी है तो मेरी सिस्टर मुझसे विलिंग थी ख़रीदने के लिए, उसको जो भी मैं उसको प्राइस चार्ज कर रही थी, और जो मैंने आपको बेची जिस प्राइस पे आप भी विलिंग थी, तो ये क्या है कि आप दोनों की विलिंगनेस से मैंने आपको चीज़ बेची है पर डिफरेंट प्राइसेस पे बेची है। तो विलिंगनेस यहाँ पर बहुत मैटर करती है।
नेक्स्ट है कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। दो फैक्ट्स आते हैं। एक तो ये क्या होता है, इससे मोनोपोलिस की प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती है। अगर मैंने अपनी सिस्टर को 10 रुपये में बेचा था, आपको 12 में बेचा था, तो मुझे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया ना, जबकि मुझे वो दोनों को 10-10 में बेचती तो मुझे इतना प्रॉफिट ना होता, पर मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट अब ज़्यादा हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है। दूसरा है इट कैन रिड्यूस द डेड वेट लॉस। अब डेड वेट लॉस हम देखते हैं आगे, डेड वेट लॉस क्या होता है। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की हम इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। मूवी टिकट्स होगी, जैसे मूवी टिकट्स आपने देखा होगा कि स्टूडेंट पैकेज आपके पास लगा होता है। उधर आप एम्पोरियम जाएँ तो आपको 350 के स्टूडेंट्स को टिकट मिल रही होती है, जबकि बाकी सबको 500 की मिल रही होती है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि चीज़ सेम है, या फिर आप में ये हो सकता है कि आप आगे वाली सीट्स आपको सस्ती मिल रही हैं, पीछे वाली जो है आपको गोल्डन सीट्स जो हैं एक्सपेंसिव मिल रही हैं। एयरप्लेन की आपके पास इसमें एग्जांपल आ जाती है, फाइनेंशियल एड है, क्वांटिटी डिस्काउंटेड है। ठीक है। और एयरलाइन प्राइसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके पास हिट कर रही हैं आपके फैक्टर को। नेक्स्ट है आपके पास के मोनोपली को में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो मोनोपलिस जो है कॉमन हो जाती हैं। ठीक है। वो प्राइसेस हाई चार्ज करती हैं, वो प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारे पास गुड्स जो हैं यूनिक हो जाते हैं। ठीक है। हमें वो चीज़ कहीं और से नहीं मिलती, जस्ट लाइक वापडा इलेक्ट्रिसिटी हमें कहीं और से नहीं मिल रही, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है कि हमें इसी से ही खरीदनी है। ठीक है। वो रेयर पावर बन जाती है मार्केट में। ठीक है। और उसका कम्प्लीटली कंट्रोल होता है प्राइजेस के ऊपर। ये एक ओवरऑल समरी है आपके पास मोनोपली के, परफेक्ट कंपटीशन की। मोनोपली में क्या क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सेलर है और नंबर ऑफ़ बायर्स हैं। यहाँ पे एक ही सेलर है, एक ही बायर है। बायर और सेलर्स की बात अगेन वहीं पे आएगी कि एक सेलर है और बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो है यहाँ पे एक ही सेलर ने करनी है, पर यहाँ पे लार्ज सेलर अवेलेबल हैं। इसकी इलास्टिसिटी जो है इनइलास्टिक होती है, जबकि ये परफेक्ट इलास्टिक होती है। इनइलास्टिक से मुराद है हॉरिजॉन्टल होती है मोनोपली, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाती है क्वांटिटी कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस आपके पास कांस्टेंट रहती हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट चीज़ें यहाँ पे भी सेम बन रही हैं, यहाँ पे भी सेम बन रही हैं। ठीक है। चीज़ों में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट 6 है नेचर। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर की अगर हम बात करें तो प्राइसेस जो होती हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट की फ़िक्स नहीं होती, जबकि प्योर में हमारे पास फ़िक्स होती हैं। प्राइसेस जो होती हैं हमारे पास हाई होती हैं मोनोपली में, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हाई चार्ज नहीं की जा रही होती। यहाँ पे सोल सेलर होता है, यहाँ पे सोल सेलर नहीं होता। यहाँ पे जो प्रॉफिट होती है वो ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि मोनोपली आई है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रही होती है, मिनिमम जब सबकी एक जितनी हो रही होती है। यहाँ पे जो हमारे पास रेयर चीज़ हो जाती है, यहाँ पे चीज़ रेयर नहीं होती, वो हर एक के पास हमें अवेलेबल होती है, मिल सकती है। नेक्स्ट है मोनोपली में अगर हम बात करें, जो मोनोपली की अब मोनोपली इज़ अ फर्म दैट इज़ सोल सेलर इन इट्स मार्केट। ठीक है। इट फेस डाउनवर्ड स्लोप अगेन वही बात, प्राइसेस बढ़ती हैं, क्वांटिटी कम होना शुरू होती है और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है हमेशा प्राइस से कम होता है। MR इज़ ग्रेटर दैन P। ठीक है। और इसको रिवर्स करके भी हम कह सकते हैं कि P इज़ ग्रेटर दैन MR। प्राइसेस जो हैं ज़्यादा होती हैं मार्जिनल रेवेन्यू से। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाती है, और अगेन वही पॉइंट है आपके पास। इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं, स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप इन स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगेन कुछ पॉइंट्स हैं वो जो हम लोगों ने अभी उसमें कंपैरिजन में देखे हैं, जस्ट लाइक वैसे ही हैं। सिंगल प्रोड्यूसर है, डाउनवर्ड स्लोप है, ये प्राइस मेकर होता है जबकि ये प्राइस टेकर होता है। इसमें एक सेलर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं, इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसका हॉरिजॉन्टल डिमांड का होता है। इसमें जो है प्राइसेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं सेल को। ठीक है। जैसे जैसे कीमतें कम होंगी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जितना ज़्यादा बेचोगे उतनी कम प्राइस आपको मिलेगी। ठीक है। इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। और यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल स्किप किया है, वो इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ आपको न्यूमेरिकल का, आप लोग इसको खुद देखिएगा, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसको देख लेंगे। ये आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा। बुक मैंने आपको बताया आपको मैथ फॉलो करनी है। थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी आपकी जो स्लाइड्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। देखो अब मैंने हम बात की थी आउटपुट जो होता है फंक्शन होता है प्राइस का, प्राइसेस बढ़ती है आउटपुट भी आपके पास इफेक्ट होता है। फिर मैंने कहा कि फंक्शन के साथ इसको F से शो कर दिया। ठीक है। कॉस्ट फंक्शन है, वो भी अगेन किसका फंक्शन है, आउटपुट का। कॉस्ट का भी रिलेशनशिप आउटपुट के साथ, प्राइस का रिलेशनशिप भी है।
प्रॉफिट यहाँ पे जो पाए का साइन बना हुआ है प्रॉफिट को बता रहा है। प्रॉफिट हम लोगों ने देखी कैसे निकलती है, रेवेन्यू को कॉस्ट से माइनस करके। आप लोगों ने चलिए मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी। आई थिंक आप लोगों ने डेरिवेटिव्स किए होंगे मैथ्स में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव्स किए हैं तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं इसको इंशाल्लाह फिर करवाऊँगी। पहले आप लोगों को कन्फर्म करके कि डेरिवेटिव्स किए हुए नहीं किए हुए। जब आप लोग ये लेक्चर सुने तो CR या GR मुझे कोई भी इन्फॉर्म कर दे कि क्या आप लोगों को डेरिवेटिव्स आते हैं। आते हुए तो वेल एंड गुड, मैं आपको इसको करवा दूँगी। नहीं में आते होंगे फिर भी हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट जो दी हुई है वो आप लोगों ने करके ऑन टाइम मुझे सेंड कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।